हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पेपर 1 जो आपका जीएस है उसमें साइंस होगा। ओके, जीएस का लगभग सारा सिलेबस होगा, साइंस होगा, करंट अफेयर्स होगा और साथ साथ देखिए और भी आपका हिस्ट्री वगैरह हो सकता है। ओके, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन सब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ही। मेनली आपका साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी बिहार का यूजुअली बिहार के एग्जाम में बीपीएससी वगैरह में बिहार का जीएस तो करंट अफेयर्स तो अच्छे से पूछता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम लगभग बिहार का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी मिसलेनियस क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड। पेपर 2 से रिलेटेड दोस्तों हमने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। आप जाके यदि नहीं देखें तो निश्चित जाके आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एग्जाम का मात्र कुछ दिन बाकी रह गया है। हाँ दोस्तों, जिसका भी एडमिट कार्ड वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए। ओके, बीपीएससी को भी पता चल गया होगा कि एडमिट कार्ड शो हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। कल रात में जिसने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था मॉर्निंग तक हो रहा था, लेकिन उसके बाद से दोपहर के बाद से एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं है, कल तक उम्मीद है रात तक या कल तक ठीक हो जाएगा। पहली बार भी हुआ है दोस्तों, जब आता है ना कोई अचानक कोई चीज़ आता है, बीपीएससी का एडमिट कार्ड रिलीज होता है या फॉर्म भी रिलीज होता है, तो शुरुआत का फर्स्ट दिन और लास्ट दिन निश्चित है कि कुछ न कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है। ऐसा हर बार हुआ है। इन सब का कहते हैं ना, सरकारी काम सरक सरक के होता है, तो पूरा व्यवस्था ही थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अभी अपग्रेड हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही। तो घबराए नहीं, एडमिट कार्ड आपका आएगा। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, इन सब चीज़ों में मत फंसे दोस्तों। थोड़ा वेट कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, आप आराम से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। बिहार के किस जिले में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया है? किस जिले में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया? तो इसी बार हुआ है दोस्तों पटना में। कहाँ? पटना जू में हुआ है, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा पटना। देखिए हाल ही में बिहार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में हो रहे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पटना चिड़ियाघर को क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया। ओके, देखिए उस समय जो पर्यावरण जलवायु मंत्री हमारे नीरज कुमार सिंह ही थे, तो उन्हीं के समय काम हुआ था दोस्तों। लेकिन अभी पर्यावरण मंत्री याद रखिएगा आपका तेज प्रताप यादव जी हो गए हैं, तो उस समय नीरज कुमार सिंह जी के काम समय में ये हुआ था। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया है। इस लैब का स्थापना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, जो आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो की ओर से यूरोपियन संघ और जर्मनी के संगठन GIZ ने की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसमें तो आपका पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है बिहार का, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से यूरोपियन यूनियन, साथ साथ आपका यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, और इसमें जर्मनी के एक संगठन GIZ, याद रखिएगा GIZ जर्मनी के एक संगठन, इन तीनों मिलकर इसको स्थापना किया है। बिहार में पहली बार ऐसी लैब स्थापित की गई है। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर प्रयोगशाला आम जनता विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगी, अवेयरनेस फैलाने का काम करना है इसका। प्रमुख सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि 2040 तक राज्य के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाए। मतलब इनका एक टारगेट है कि 2040 तक कार्बन न्यूट्रल जो भी इनका लक्ष्य है उसको पूरा करना है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यूरोपियन यूनियन है आपका, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और जर्मनी के संगठन है GIZ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्रूक्स ग्लास। देखिए क्रूक्स ग्लास किसको कहते हैं? तो यूजुअली जो हम लोग स्पेक्स आप देखते होंगे जो खिलाड़ी पहनते हैं या बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर पहनते हैं, या और भी लोग शौक से भी पहनते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रे से बचने के लिए यूजुअली हम लोग बहुत सारे आदमी पहनते हैं क्रूक्स ग्लास। ओके, ये क्या होता है? तो फ्लिंट और ऑप्टिकल ग्लास, जो आपका ऑप्टिकल ग्लास है, ओके, स्पेक्स में जो यूज करते हैं लोग यूजुअली, वो फ्लिंट और ऑप्टिकल ग्लास होता है, वो क्रूक्स ग्लास का ही बना होता है। कुछ फाइबर ग्लास भी होता है, हार्ड ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ये सब चीज़ अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। ओके, तो जो हमारा क्रूक्स ग्लास है वो क्या होता है? तो फ्लिंट और ऑप्टिकल ग्लास है। देखिए क्रूक्स ग्लास इज मेड ऑफ सीरियम ऑक्साइड विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम द सन। जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करती है, सीरियम ऑक्साइड से बना होता है। इट इज ऑल्सो हैज सिलिका एंड सम सिलिका जेल इन इट। इसके अंदर कुछ सिलिका जेल वगैरह भी होता है। मोस्टली क्रूक ग्लास आर यूज फॉर मेकिंग सन ग्लासेज, आपका सन ग्लासेज बनाने में यूज होता है, एंड आई प्रोटेक्टिव लेंसेज। कुछ इंफॉर्मेशन देखिए, फाइबर ग्लास क्या होता है? तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दस आर कॉमनली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड सम यूज्ड इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सर्विसेज। फाइबर ग्लास का यूज आपका एरोस्पेस में होता है, डिफेंस सर्विसेज में हो सकता है। ओके, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कई सारे जो व्हीकल वगैरह का जो कुछ पार्ट्स बनाना होता है तो उसमें फाइबर ग्लास का यूज होता है। फाइबर तो आप जानते हैं दोस्तों, फाइबर जो ग्लास का विंडो स्क्रीन हो सकता है आपका, व्हीकल वगैरह का, कार का जो विंडो स्क्रीन वगैरह, तो क्या फाइबर ही होता है, तो फाइबर ग्लास का वहाँ यूज़ होता है। एरो स्पेस में यूज़ हो सकता है, डिफेंस सर्विस में होता है। तो नेक्स्ट है हार्ड ग्लास। हार्ड ग्लास इज यूज टू मेक हार्ड ग्लास लेबोरेटरी टूल। दे आर यूज टू मेकिंग कैमराज, स्पेक्टिकल्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल डिवाइसेज।
कैमरा वगैरह में जो ग्लास होता है, या लेबोरेटरी में बहुत सारे जो हम लोग ग्लास देखते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह देखते हैं, कल्चर मीडियम जो कल्चर जहाँ पर किया जाता है, तो वो सब आपका हार्ड ग्लास का बना होता है। नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास। इट इज़ मेनली यूज टू मेक हाई क्वालिटी बेवरेज ग्लासवेयर। जो आपका जो अच्छा बेवरेज आता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो सकता है या और भी जो भी अच्छा है, उसको मतलब कैरी करने के लिए, तो उसके बेवरेज का बोतल बनाने के लिए आपका ये होता है बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ होता है। तो थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए आपका क्रूक्स ग्लास दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेस रोकने के लिए यूजुअली लेंसेज और स्पेक्टिकल्स में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। जुलाई 22 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के हर खेत तक सिंचाई पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को कब तक पूरा करने का आदेश दिया है। ओके, हर खेत तक जो सिंचाई पानी योजना है नीतीश कुमार जी का, उसका टारगेट कब तक है पूरा करना है, तो 2025 तक। कब है दोस्तों? 2025 तक। ध्यान रखिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार 2025 तक राज्य सरकार के हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। 7 निश्चय 2 योजना भाग 2 अगले 5 वर्षों 20 से 25 में राज्य के विकसित करने की बिहार सरकार की योजना का विजन स्टेटमेंट है। 7 निश्चय योजना के तहत भाग 2 सरकार समग्र विकास का योजना बना रही है। जो 7 निश्चय योजना 2.0 है सरकार का, उसके अंतर्गत है ये। देखिए, 7 निश्चय योजना 2 भाग के तहत निर्धारित 7 संकल्प युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई, ग्रामीण स्वच्छता, शहरी स्वच्छता, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे हैं, ये सब उसके अंतर्गत है। बजट 22-23 में सुशासन के तहत आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितना बजट में प्रावधान है, तो 5,000 करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान है। इससे देखिए निश्चय फर्स्ट में क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला। थर्ड है आपका हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गंगा समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, लक्ष्य 4 है। निश्चय 5 है आपका स्वच्छ शहर विकसित शहर। नेक्स्ट 6 है आपका सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं। निश्चय 7 है। ऑलराइट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलीज ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट इन वाटर बॉडी। ये आपका पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, द रिलीज ऑफ फॉस्फेट और नाइट्रेट इन वाटर बॉडीज लीड टू। फॉस्फेट और नाइट्रेट दोस्तों एक प्रकार का न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट का काम करता है। आपका जो भी वाटर बॉडीज है उसमें ये न्यूट्रिएंट को बढ़ा देता है, और जब न्यूट्रिएंट बढ़ता है तो इसका यूज करके क्या होता है, एल्गी का ग्रोथ यूनार्मस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, जिसको हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। एल्गल ग्रोथ दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। इसके कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी जो उसमें पूरा एल्गी फैल जाएगा। ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा है उसको डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिजोल्व हो ही नहीं पा रहा है, पानी के संपर्क में ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है एटमॉस्फेयर का, तो वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आपका क्या करेगा, लीड टू इंक्रीज एल्गल ग्रोथ। एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। अगर फॉस्फेट और नाइट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, द प्राइम कंटामिनेट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। जो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो प्राइमरी जो कंटामिनेट आता है वो आपका नाइट्रेट और फॉस्फेट हो सकता है। दिखाउज द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन स्टेज, प्लैंक्टोनिक एल्गी, जो हमारा एल्गी प्लैंक्टोनिक स्टेज में होता है, जिसको फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम मतलब क्या, पूरे के पूरे वाटर बॉडीज़ में, आपका तालाब हो सकता है, कभी कभी नदी में भी। नदी में यूजुअली कम देखने को मिलता है, क्योंकि नदी का पानी तो मूवेबल होता है। स्टैग्नेंट वाटर जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर होगा, रुका हुआ पानी होगा, वहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकता है, एल्गल ब्लूम। ओके, एल्गल ब्लूम इंक्रीजेज बीओडी एंड डिक्रीजेज डिजोल्व ऑक्सीजन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, बीओडी को बढ़ा देता है। बीओडी बढ़ा दिया मतलब क्या, ऑक्सीजन मतलब उसके वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व था उसकी कंसंट्रेशन या डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ऑक्सीजन डिजोल्व कम है दोस्तों, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर जो भी रह रहा है तो उसके लाइफ पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। Pollutant also increases the amount of nutrient and decomposes in the water. Decomposure in the water, the process eventually causes accelerated eutrophication. हाँ, अल्टीमेटली ये क्या करता है, तो एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन करता है। ओके, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट के कारण आपका ये एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का है। इन एजेंडा इकोसिस्टम्स रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इन एजेंडा 21 ऑफ द अर्थ समिट, जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में हुआ था। व्हाट डज 21 रेफर्स टू? वहाँ पर जो 21 एजेंडा 21 में 21 एजेंडा 21, इसमें 21 किसको रेफर करता है, तो 21st सेंचुरी को। याद रखिए, 21st सेंचुरी को 21 रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इन एजेंडा 21 ऑफ द अर्थ समिट 1992 व्हाट डज 21 रेफर टू 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी को आपको रिप्रेजेंट करता है, 21वीं शताब्दी को। एजेंडा 21 इज ए कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, गवर्नमेंट एंड
मेजर ग्रुप इन एवरी एरिया इन विच ह्यूमन इम्पैक्ट एनवायरनमेंट, मतलब ह्यूमन का और पर्यावरण पे किस प्रकार से आपस में प्रभाव पड़ सकता है, इस पे आपका ग्लोबली पूरे संसार को भी राष्ट्रीय स्तर पर भी, लोकल स्थानीय स्तर पर भी, मतलब पूरे एक जो भी संगठन वगैरह है उसको एक प्रकार से यहाँ पर डिसीजन लेना होगा, इसमें बताया गया। एजेंडा 21, द रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वेर अडॉप्टेड फॉर मोर देन 120 कंट्रीज गवर्नमेंट एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCD हेल्ड इन रियो de Janeiro, ब्राज़ील 3 to 14 जून 1992। देखिए इसके अंदर जो क्या गया था कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जो हमारा फॉरेस्ट है उसका एक प्रकार से सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सतत जो उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, इसके अंदर लगभग 178 गवर्नमेंट ने साइन किया था अपना। ओके, इस पर सहमति जताई थी कि हम लोग जो भी हमारा फॉरेस्ट है उसका मैनेजमेंट सस्टेनेबल के तरीके से होगा। सस्टेनेबल तो आप जानते हैं कि सतत मतलब क्या, इस प्रकार से हमको उसका रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कोई भी रिसोर्सेज हो सकता है, ताकि आने वाली फ्यूचर को भी वो अवेलेबल रहे। ओके, द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट was created in December 1992 to ensure effective follow-up UNCD to monitor and report on the implementation of the agreement at the local, national and regional international level. It was agreed that the 5-year review of Earth Summit progress would be made in 1997 when United Nations General Assembly meeting in a special session। मतलब बोला गया था कि 5 साल बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। The full implementation of Agenda 21, the program for further implementation of Agenda 21 and the commitment of the Rio Principle were strongly reaffirmed at the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg, South Africa 26 अगस्त 4 सितंबर 2012। देखिए इसको, यही जो एजेंडा 21 में जो भी बातें बोली गई थी उसको फिर से डिस्कस किया गया था। आपका जो वर्ल्ड समिट हुआ था, ओके, विश्व सम्मेलन कह सकते हैं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ये पूछता है कभी क्वेश्चन दोस्तों कि आपका अर्थ समिट कहाँ हुआ था। अर्थ समिट याद रखिएगा 1992 में, 1992 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में, और वर्ल्ड समिट पूछेगा तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका आपका 2002 में। ये दोनों डेट कम से कम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन द ईयर, जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों वो कब लागू किया गया था भारत में। ओके, तो 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछे तो 1986 में। सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट है 1972। कुछ एक्ट देखिए दोस्तों, पूछेगा, निश्चित ही पूछेगा, इकोसिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में आया है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया है, और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये तो यूजुअली याद रहता है स्टूडेंट को, बट कन्फ्यूजन मत होइएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों अलग अलग है। नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में आया है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया है। ये सब कुछ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार स्टार्टेड वल्चर्स कंजर्वेशन प्लान। दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी का सितंबर में जो हुआ था, लास्ट सितंबर, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि गिद्ध संरक्षण प्लान, गिद्ध संरक्षण केंद्र एक प्रकार से कहाँ स्टार्टेड किया गया है। ओके, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्टार्टेड किया गया, तो आपका या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार में तो 2 ही टाइगर रिजर्व है, एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व है। तो याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही आपका वल्चर कंजर्वेशन प्लान को स्टार्ट किया गया है। ऑलराइट, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैज स्टार्टेड द कंजर्वेशन ऑफ vulture आफ्टर 150 ऑफ द बर्ड्स वेर साइटेड रिसेंटली इन द प्रोटेक्टेड एरिया। VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व डायरेक्टर हेमकांत रॉय said his team had identified 150 vulture in different ranges of the रिजर्व ड्यूरिंग फरवरी मार्च। उन्होंने मार्च फरवरी में इस लगभग 150 डेंजर को देखा था। लगभग मतलब गिद्ध जो है बिहार से, या कह सकते हैं कि बहुत कम इसकी संख्या बची है दोस्तों, हाईली इंडेंजर्ड में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। देखिए ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल जो प्लांट है कहाँ पर उद्घाटन किया है, तो पता होगा पूर्णिया में। कहाँ दोस्तों, पूर्णिया में इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया में देश का फर्स्ट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। 17 इकाइयों में इथेनॉल का उत्पादन शुरू हुआ, जिसमें पेट्रोल की लागत कम करने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। टोटल 17 यूनिट्स में इसका मतलब इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। इस संयंत्र को जो ये प्लांट है उसको ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया। देखिए ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स, ध्यान रखें दोस्तों, अगर ध्यान रख सकते हैं तो अच्छी बात है। एक तो 17 यूनिट में इसका इथेनॉल बनेगा, और कौन इसको बनाएगा, तो
जो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। जो इस पूर्णिया में प्लांट बना है तो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से इसको डेवलप किया है। केंद्र द्वारा बिहार को इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 को आगे बढ़ाने के बाद से विकसित यह पहला संयंत्र है। पूर्णिया संयंत्र से प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होने की उम्मीद है। टोटल लगभग पर डे 65,000 लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। बिहार के 38 जिलों में से 18 जिले मक्के की पेटी के अंतर्गत आते हैं। ओके, ऑब्वियसली बात है, ग्रेन बेस्ड है तो यही हमारा ग्रेन का यूज करके अनाज आधारित, अनाज से ही इसका इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कम से कम 17 इथेनॉल संयंत्र खोलने का प्रस्ताव दिया है। ओके, 17 यूनिट जो है हमारा खोलने का प्रस्ताव दिया है। पूर्णिया संयंत्र शून्य अपशिष्ट निर्वहन का उपयोग करके नवीनतम तकनीक के साथ बनाया गया है। शून्य अपशिष्ट, देखिए जीरो वेस्ट, जो यहाँ पर जीरो वेस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वेस्ट बहुत कम रिलीज होगा और लगभग 15 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। इथेनॉल प्लांट के लिए राज्य हर दिन 130 टन चावल की भूसी और 145 से 50 टन मक्का का चावलों को किसानों से खरीदेगी। देखिए 130 टन चावल की भूसी और 145 से 150 टन मक्का या चावल किसानों से खरीदेगी प्रतिदिन। इतना मतलब चावल या मक्का का भूसी वगैरह खरीदेगी। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने घोषणा की कि तेल विपणन कंपनियां जो OMCs हैं प्रतिदिन 110 से 80 किलो लीटर की स्वीकृत क्षमता के साथ 17 इकाइयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 17 इकाइयों में से ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स लिमिटेड द्वारा ने 30 अप्रैल 2022 को उत्पादन शुरू कर दिया है। मतलब इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है 30 अप्रैल 2022 को। गोपालगंज में 2 और भोजोर में 1 इकाई भी उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। गोपालगंज में ये देखिए, गोपालगंज में 2 है और भोजोर में 1 इकाई जो प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट है। अन्य इकाइयाँ मुजफ्फरपुर, नालंदा, बक्सर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, भागलपुर में स्थापित की जाएगी। टोटल 17 यूनिट बनाना है ना, तो पूर्णिया में स्टार्ट हो चुका है और इन सब में भी स्टार्ट होने की संभावना है। इथेनॉल को विशेष रूप से राज्य और पड़ोसी पश्चिम बंगाल, झारखंड में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचा जाएगा, जिसके लिए OMC के साथ 10 वर्षों का खरीद समझौता भी किया गया है। ओके, इथेनॉल क्या, देखिए इथेनॉल प्रमुख जैव ईंधन है, बायोफ्यूल है, जो स्वाभाविक रूप से खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन, मतलब जो आपका स्टार्च है उसका फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को यूजुअली इंपोर्ट ही करते हैं। आपका आज का खाड़ी देश हो सकता है, रसा से इंपोर्ट करते हैं और भी बहुत जगह से इंपोर्ट करते हैं। ओके, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और किसानों की आय को बढ़ाना भी है। और इसे चूंकि किसान से हम भूसी खरीदेंगे, मक्का खरीदेंगे, तो किसान का भी यहाँ पर आय की बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2000, याद रखिए दोस्तों, जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी हमारा कब का है तो 2018 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया गया है कि इसमें अब 2030 के बजाय 2025-26 तक 5 साल तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। पहले क्या था कि ये टारगेट था 2030 तक कि 20% हम जो है आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें, पहले टारगेट था दोस्तों कि 2030 तक 20% इथेनॉल को ऐड करना था, लेकिन अब 2025 से 26 तक उसको कम करके 20% इथेनॉल को हमको ऐड करना है। ओके, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCs हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट वर्थ 1145 करोड़ रुपीज़ रिलेटेड टू सीवरेज मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट अबेटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने इन सारे प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों 1145 करोड़ रुपये की एक प्रकार से ग्रांट दिया है। ओके, इसमें हमसे पूछा है कि हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट, इसमें और कितना सारा प्रोजेक्ट है, इन सब को मिला के आपका, जिसमें सीवरेज मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अबेटमेंट रिलेटेड है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है और डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। टोटल कितना प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया गया है तो याद रखिएगा 14। कितना है दोस्तों, 14 है। NMCG हैज़ अप्रूव्ड 14 प्रोजेक्ट वर्थ 1145 करोड़। द प्रोजेक्ट आर रिलेटेड, ये सारा प्रोजेक्ट आपका सीवरेज मैनेजमेंट से है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से, एफॉरेस्टेशन से, डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। दिस इंक्लूड 8 प्रोजेक्ट ऑफ सीवरेज मैनेजमेंट, इसमें 8 सीवरेज मैनेजमेंट का है, 5 मेन स्ट्रीम बेसिन स्ट्रेक्स, गंगा का है भी कुछ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड भी कुछ प्रोजेक्ट है। ओके, जो गंगा का मेन स्ट्रीम है, इन सारे जगहों पर आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह को ऑर्गेनाइज करना है, तो बिहार में इसमें नाम है। ओके, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग
वेटलैंड आर डेजिग्नेटेड रामसर साइट, मतलब इसमें से कौन कौन आपका रामसर साइट के अंदर इंक्लूड है। आपको पता होगा टोटल 75 रामसर है दोस्तों इंडिया में। ओके, पहले तो बहुत कम था, इस बार बहुत सारा को ऐड किया, क्योंकि आज़ादी का 75वीं अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे, इसलिए 75 रामसर को टोटल किया गया है। जिसमें आपका चिल्का लेक तो बहुत पहले से है, लोकटक जी मणिपुर में है, चिल्का लेक उड़ीसा में, लोकटक मणिपुर में है दोस्तों, केवलादेव आपका राजस्थान में केवलादेव है, और उलर लेक, उलर तो जम्मू कश्मीर में। तो ये सारा हमारा क्या है, तो रामसर साइट के अंदर ये सब डेजिग्नेटेड है, मतलब इसमें है रामसर साइट के अंदर इसमें ये लोग इंक्लूडेड है। देखिए रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को याद पूछ सकता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक जगह है रामसर, जहाँ पर वेटलैंड को, जो भी हमारा आर्द्र भूमि है, उसको कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेक्शन हुआ था, कह सकते हैं सम्मेलन हुआ था, ओके, रामसर में, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसलिए 2 फरवरी को हम लोग प्रत्येक साल वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, चिल्का लेक, लोकटक, केवलादेव, उलर लेक, ये सब आपका रामसर साइट के अंदर इंक्लूडेड है। आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, 4th आंसर है हमारा। देखिए चिल्का लेक, लोकटक, केवलादेव एंड उलर लेक आर डेजिग्नेटेड रामसर साइट। रामसर कहाँ, तो ईरान का एक सिटी है रामसर, ध्यान रखिएगा। ईरान इन दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। महिसा अमीनी, याद होगा, महिसा अमीनी दोस्तों एक महिला थी, हिजाब सही से ना पहनने के कारण उनको पुलिस हिरासत में उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण ईरान में बहुत ज़्यादा विद्रोह चल रहा था। तो इसलिए ईरान बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ईरान से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा उसका लोकेशन और आसपास का कंट्री वगैरह। इन 1971 एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड आर साइंड ऑफ ईरान, जो आपका वेटलैंड है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 वहाँ पर बैठक हुआ था। देखिए देयर आर करेंटली ओवर 2300 रामसर साइट अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भी लगभग 2300 रामसर साइट है, और भारत में याद है 75, भारत में 75 है दोस्तों। मैक्सिमम रामसर साइट आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में, इंडिया में। ओके, बिहार में भी एक इंक्लूडेड रामसर साइट के अंदर, आपका कांवर झील बेगूसराय का, वो भी रामसर साइट के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों। किसी कारण बस हमको आगे क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन फिर हम दोस्तों कुछ देर बाद आपको हम फिर से कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो रहा हो, एडमिट कार्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कल तक आई थिंक कि आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए दोस्तों। ओके, कल तक आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, घबराए नहीं। रात में ही हमको लगता है कि ठीक हो जाएगा, रात में ये सब काम आयोग कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि कल रात में एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया था। ओके, तो आज रात में हो सकता है वो ठीक कर दे पूरे सिस्टम को, तो आपका कल सुबह तक आपका हो जाएगा, घबराए नहीं, आपका आ जाएगा दोस्तों। पढ़ाई पर फोकस करें, पेपर 2 को भी अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, यही आपके लिए बेटर रहेगा। कोई क्वेरी है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे भी कोई भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। रात में यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हो, वीडियो देखते तो आपको ये प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ता। खैर कोई बात नहीं, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लड़कर इसको खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। कहते हैं ना कि ज़िंदगी खिलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, हौसले सबके अलग अलग हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हौसला मत हारिए, आएगा आपका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों। आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही हम अपना दूसरा वीडियो आपका पेपर 1 से रिलेटेड हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।